India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। न्यूज क्लिक के प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती नहीं मिली राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों पर दिखाई सख्ती। कहा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं सौंपे केस लेना गलत, जजों को रहना पड़ेगा अनुशासित। जबरदस्ती कैरी बैग के पैसे लेने पर आइकिया पर उपभोक्ता कोर्ट ने लगाया जुर्माना। मानसिक पीड़ा के लिए 1000 रुपए देने को कहा। कंपनी के लोगो वाले बैग पर चार्ज करना गलत। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों को उन मामलों को लेने से बचना चाहिए जो विशेष रूप से न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें नहीं सौंपे गए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित रोस्टर का कोई मतलब नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं सौंपे गए मामलों को उठाना घोर अनिश्चितता का कार्य है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों को अनुशासन का पालन करना होगा और किसी भी मामले को तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से सौंपा ना जाए। एक न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई कर सकता है बशर्ते या तो उस श्रेणी के मामले उसे अधिसूचित रोस्टर के अनुसार सौंपे गए हों या विशेष मामला मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से सौंपा गया हो। मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से नहीं सौंपे गए मामले को उठाना घोर अनुचितता का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तीखी टिप्पणियां राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक सिविल रिट याचिका में पारित एक आदेश के संबंध में की जिसमें कुछ एफआईआर को एक साथ जोड़ने की प्रार्थना की गई थी। हाईकोर्ट ने ये निर्देश देकर अंतरिम राहत दी थी कि संबंधित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीश को एफआईआर को क्लब करने के लिए ऐसी नागरिकता याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए जब ऐसे मामलों का क्षेत्राधिकार आपराधिक पक्ष पर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि एक सिविल रिट याचिका दायर की गई थी लेकिन विद्वान न्यायाधीश को इसे एक आपराधिक रिट याचिका में परिवर्तित कर देना चाहिए था जिसे केवल आपराधिक रिट याचिकाएं लेने वाले रोस्टर जज के समक्ष ही रखा जा सकता था। न्यायालय ने उन आरोपी व्यक्तियों को फटकारा जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर आपराधिक विविध याचिकाओं में हाईकोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश द्वारा अंतरिम राहत से इनकार किए जाने के बाद नागरिक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 1 दशक से लंबित अरुणाचल सरकार द्वारा सरकारी निविदाएं देने के संबंध में आरोपों को उठाने वाली स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी है। कोर्ट ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैग को कुछ मसलों पर बेंच को सूचित करने का निर्देश दिया। ये मसले हैं, नंबर 1, क्या राज्य के कार्यकारी प्रमुख के बहुत करीब रिश्तेदारों को सरकारी ठेके दिए जा सकते हैं? नंबर 2, अगर इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को अनुबंध देने में मानदंड क्या होंगे? ये आदेश पिछले आदेश के अनुसरण में पारित किया गया जिसमें न्यायालय ने मामले में सीएजी को पक्षकार के रूप में शामिल किए बिना उससे सहायता लेने का इरादा व्यक्त किया। वर्तमान एसएलपी उन आरोपों से उपजा है कि अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बिना कोई निविदा जारी किए ठेके दिए गए। इसे स्वैच्छिक अरुणाचल सेना नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर किया गया और इसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने किया।
याचिकाकर्ता संगठन ने 2007 में दायर जनहित याचिका खारिज करने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कर रही है। सीएजी की ओर से एएसजी नटराज पेश हुए। सुनवाई के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता विकास सिंह ने कहा कि खंडपीठ द्वारा पूछे गए प्रश्न प्रकृति में काल्पनिक हैं, फिर भी न्यायालय 2 बिंदुओं पर सीएजी के विचारों को प्राप्त करेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के एक मामले में नोटिस जारी किया है, जिसमें सवाल यह है कि क्या पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध होने से पहले की संपत्ति को अपराध की आय कहा जा सकता है या नहीं। क्या इस संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किया जा सकता है। एक और मुद्दा जो इस मामले में उठता है कि क्या पीएमएलए वित्तीय संपत्तियों के सरफेसी अधिनियम बैंक और वित्तीय संस्थानों के कारण लोन की वसूली अधिनियम को खत्म कर देगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा एचडीएफसी बैंक के पास गिरवी रखी गई कुछ संपत्तियों की अस्थायी कुर्की रद्द कर दी। वर्तमान मामले में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और प्रवर्तन निदेशालय के बीच 3 अचल संपत्तियों को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा ओवरड्राफ्ट लोन सुविधा सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखा गया था और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाकर और उसके बाद ईडी द्वारा इन संपत्तियों को जब्त किया गया। एचडीएफसी बैंक ने कुर्की का विरोध करते हुए 17 नवंबर 2017 को एक लिखित आपत्ति दर्ज कराई और इसके बाद पटना हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित अपराध होने से पहले खरीदी गई संपत्ति परिभाषा के पहले अंग के दायरे में नहीं आती है। हाईकोर्ट ने एक ओर सरफेसी अधिनियम और दिवालियापन अधिनियम और दूसरी ओर पीएमएलए के बीच भी अंतर किया, इसीलिए हाईकोर्ट ने कुर्की रद्द कर दी और रिट याचिका को अनुमति दे दी। फिर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया है, जिसने पहले एक रिट याचिका स्वीकार की, लेकिन फिर इसी आधार पर अंतरिम राहत की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया कि पार्टी के पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। शीर्ष अदालत ने मामले को हाईकोर्ट को वापस भेजते हुए ये विचार करने का निर्देश दिया कि अंतरिम राहत देने की जरूरत है या नहीं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामला स्वीकार होने के बाद अंतरिम राहत देने या इनकार करने के सवाल पर विचार नहीं करके हाईकोर्ट अपने निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है। बेंच ने कहा, जब हाईकोर्ट को पता चलता है कि मामले में योग्यता है और इसे स्वीकार करता है तो ये भी विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या अंतरिम राहत दी जानी चाहिए थी या नहीं। शीर्ष अदालत का विचार था कि इस आधार पर अंतरिम राहत न देना कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। मामले को स्वीकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के पहले भाग के विपरीत है। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि सरोगेसी कानून में दाता के एग डोनेशन के उपयोग पर रोक लगाने वाले सरोगेसी कानून में किए गए बदलाव गलत हैं और इसी संदर्भ में इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको बताएंगे कि सरोगेसी कानून में क्या प्रतिबंधित है। रिपोर्ट देखिए। सरोगेसी एक रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस है जहां एक महिला किसी अन्य कपल या व्यक्ति के लिए बच्चों को जन्म देने और पालने के लिए सहमत होती है। जब प्रेगनेंसी मेडिकली रूप से असंभव हो या गर्भवती होने वाली मां के लिए प्रेगनेंसी का डेंजरस रिस्क हो तो सरोगेसी एक अच्छा विकल्प है। सरोगेसी एक रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस है जहां एक महिला किसी अन्य कपल या व्यक्तियों के लिए बच्चों को जन्म देने और पालने के लिए सहमत होती है। जब प्रेगनेंसी मेडिकली रूप से असंभव हो या जब गर्भवती होने वाली मां के लिए प्रेगनेंसी का डेंजरस रिस्क हो तो सरोगेसी एक अच्छा विकल्प है। सरोगेसी के संबंध में 2 प्रमुख प्रावधान हैं, वो हैं सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट एंड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट। मैं आपको बता दूं, भारत में कमर्शियल सरोगेसी की अनुमति नहीं है और गे कपल्स बच्चा पैदा करने के लिए सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकते।
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा द नोटिफिकेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो सैरोगेसी कराने के कपल के लिए डोनर गैमेट्स के उपयोग पर रोक लगाती है वो प्रामा फेसाई वायलेट करती है बेसिक राइट्स ऑफ अ मैरिड इनफर्टाइल कपल टू पेरेंटहुड। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पीएमएलए ने प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने पेशी के बाद उनकी 9 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हिरासत की मांग करते हुए कहा कि कुछ गवाहों से आमना सामना कराना है, कुछ डिवाइस जो जब्त किए गए हैं उनसे मिले डेटा को लेकर पूछताछ भी करनी है। आरोपी प्रबीर पुरकायस्थ के वकील ने स्पेशल सेल की कस्टडी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि जेल जाकर पूछताछ की जा सकती है, यदि कोई साक्ष्य हैं तो उसके बारे में जेल जाकर भी एजेंसी पूछताछ कर सकती है। अगर इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले थे तो इन्हें जेल जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी। जांच एजेंसी ने ऐसा नहीं किया। पुरकायस्थ के वकील ने कहा कि इन्होंने मेरा डेटा रिट्रीव कर लिया है और इनके पास मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। एजेंसी जिस डेटा की बात कर रही है वो किस तारीख का है ये बताएं। यूएपीए में 30 दिन कस्टडी मिलती है, बस इसीलिए एजेंसी कस्टडी मांग रहे हैं। आरोपियों की तरफ से कहा गया एजेंसी ने डिजिटल डेटा 6 अक्टूबर को जब्त किया है। अब 12-13 दिनों के बाद दोबारा से पुलिस कस्टडी की मांग की जा रही है। पुलिस कोर्ट को ये बताया कि जिस डिजिटल डेटा और दस्तावेज से पूछताछ या आमना सामना कराना है वो उनके कब्जे में कब आया। वहीं दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच में बहुत अहम जानकारियां मिली हैं जिनका हम अभी खुलासा नहीं कर सकते, हमें उनको आमने सामने पूछताछ करनी है। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती 10 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और शुरुआत में 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसे बाद में 25 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। इधर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई हुई। सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में ईडी की तरफ से कहा गया कि चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज और अन्य दस्तावेजों की लिस्ट सत्येंद्र जैन के वकील को दे दी गई है। अब उनकी इस अर्जी का कोई औचित्य नहीं है। ईडी ने अपनी दलील में कोर्ट को ये बताया कि मामले की जांच में बहुत से आय से अधिक संपत्ति का पता चला है और इस स्टेज पर उनका खुलासा नहीं किया जा सकता। ईडी ने कोर्ट को बताया कि छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान क्या क्या चीज जब्त की गई वो सब रिकॉर्ड पर है। वहीं जैन के वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन के वकील ने ये भी कहा कि ईडी द्वारा जो लिस्ट दी गई है वो पूरी नहीं है। जुलाई 2022 के बाद मेरे और इस मामले में सह आरोपियों के बयान दर्ज किए गए, जिसकी जानकारी अभी तक एजेंसी ने हमें नहीं दी है। उन्होंने जुलाई 2022 के बाद अगर कोई बयान दर्ज नहीं कराया है तो इसकी भी जानकारी कोर्ट को देनी होगी, क्योंकि ईडी के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है। जैन की ओर से कहा गया कि गवाहों की लिस्ट में योगेश मलिक का नाम है, लेकिन जो लिस्ट हमको दी गई है उसमें योगेश मलिक का नाम नहीं है। आखिरकार ईडी कोर्ट से ये खेल क्यों खेल रही है? जैन की ओर से कहा गया कि एजेंसी ने अगर छापेमारी के दौरान कोई चीज जब्त नहीं की है तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पुराने आवास से कुछ चीजें गायब हैं। सत्येंद्र जैन ने कोर्ट को बताया कि 2016 में जांच शुरू हुई, 5 साल बाद मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया, 8 बार बयान लिया जा चुका है और उसके साथ ही मामले की आज की सुनवाई पूरी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट अब सीबीआई से जुड़े मामले की सुनवाई 10 नवंबर को करेगी, जबकि ईडी से जुड़े मामले की सुनवाई 18 नवंबर को की जाएगी। इधर बेंगलुरु की उपभोक्ता अदालत ने आइकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वो अपने ग्राहकों को कैरी बैग देने के लिए ली गई 20 रुपए की राशि ब्याज सहित वापस करे और शिकायतकर्ता को हुए उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए 1000 रुपए का मुआवजा भी दे। मामला बेंगलुरु का है, जहां बीते साल 6 अक्टूबर 2022 को एक स्थानीय महिला संगीता बोहरा स्वीडिश कंपनी आइकिया के स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए पहुंची थी। महिला ने वहां अपनी मनचाही चीजों को खरीदा और इसके लिए 2428 रुपए का बिल पेमेंट किया। जब उसने कैरी बैग की मांग की, सामान के बिल में बिलिंग कर्मचारियों ने
सामान के साथ ही कंपनी की ब्रांडिंग वाला कैरी बैग देने के 20 रुपए वसूल किए और उसके बाद महिला ने कर्मचारियों से संबंध में बात की। महिला ग्राहक ने बिलिंग काउंटर पर उपस्थित कर्मचारियों को नियमों का हवाला भी दिया और बताया कि रिटेल स्टोर पर कैरी बैग को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनके तहत किसी भी कंपनी के लोगो वाले कैरी बैग मुफ्त हैं और इसके लिए ग्राहकों से चार्ज नहीं लिया जा सकता। उपभोक्ता अदालत के प्रेसिडेंट बी नारायणप्पा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ग्राहकों को स्टोर से अपनी खरीदारी ले जाने के लिए अपने बैग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देकर बड़े मॉल और शोरूम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यदि कोई ग्राहक लगभग डेटॉल, ओरियो, कॉप, उड़द साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, पेन, पेंसिल इत्यादि जैसे दैनिक उपयोग के सामान की खरीदारी करना चाहता है तो विभिन्न दुकानों से हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उसे इसके लिए घर से 15 कैरी बैग लेने होंगे और इस प्रकार ग्राहकों को दुकान परिसर से सामान ले जाने के लिए खरीदे गए सामान के साथ अपने बैग ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। हम बड़े मॉल शोरूम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को देखकर हैरान हैं। इसीलिए विचार में लिया गया कि ओपी ने सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार किया है और शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया जाना बाध्य है। शिकायतकर्ता ने कंपनी की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए आयोग से संपर्क किया और कैरी बैग खरीदने की तारीख से और 10,000 रुपए कानूनी नोटिस लागत और 40 रुपए मुकदमेबाजी खर्च के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 30 रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की। दावा किया गया कि वो 6 अक्टूबर 2022 को आईके स्टोर पर गई और कुछ सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद उन्हें चालान जारी किया गया लेकिन उन्हें कैरी बैग नहीं दिया गया और इसके लिए उनसे 20 रुपए वसूले गए। ये देखते हुए कि संबंधित पक्ष अपेक्षित स्तर की सेवा प्रदान करने में विफल रहा और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लगा हुआ है, ये पाया गया कि शिकायतकर्ता मुआवजे का हकदार है। बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि भारत के पारंपरिक मानदंड और भारतीय समाज द्वारा रखे गए मूल्य किसी के वृद्ध माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देता है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार ने कहा कि जब बूढ़े माता पिता अपनी मेहनत से अर्जित संपत्ति बच्चों को ऐसे समय में उपहार में देते हैं जब वो कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं और शायद कमाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो बच्चे माता पिता की देखभाल करने के नैतिक और कानूनी कर्तव्य के तहत आते हैं। कोर्ट ने कहा, हमारा देश संस्कृति, मूल्य और नैतिकता की भूमि रहा है और ये महान श्रवण कुमार की भूमि है जिन्होंने अपने अंधे माता पिता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भारतीय समाज के पारंपरिक मानदंड और मूल्य बुजुर्गों की देखभाल के कर्तव्य पर जोर देता है। हमारे पारंपरिक समाज में माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्यों को उन पर कर्ज माना जाता था। कोच ने आगे कहा कि अपने माता पिता की देखभाल करने का बच्चों का दायित्व केवल मूल्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये बाध्य कर्तव्य कानून द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के माध्यम से निर्धारित किया गया है। कोच ने कहा, इस अधिनियम के तहत बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने और उनकी गरिमा बनाए रखने और बुढ़ापे में उनका सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई मामलों में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति हासिल करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता छविनाथ नाम के 85 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की, जिसने आरोप लगाया था कि उसके बच्चों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने अपने बेटों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और दावा किया था कि बच्चों ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.